Okay, now continuing ahead with the last topic, requesting you to please write something about it. Let a point charge plus q, let a point charge plus q at point O and we are interested in finding potential difference between 2 points, A and B. In the electric field of charge plus q. In the electric field of charge plus q. Full stop. Let small r suffix capital A. Let r suffix capital A and r suffix capital B be the respective distances of points A and B from O. Of points A and B from O. Full stop. We move a test charge Q naught from B to A and let at any instant Q naught is at point C. Here Q naught is at point C at a distance x from O. Full stop. The force on test charge Q naught at point C. The force on test charge Q naught at point C. Hanji, F equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q naught upon x square. डायरेक्शन है away from O. उधर की तरफ है एरो. Away from O. Next line. Small work done. In moving Q naught from C to D through dx. From C to D through dx. जी हो जाएगा dw equal to f dx cos 180 डिग्री. आई होप 180 क्यों है आपको क्लियर है, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है. अच्छा, एक मैं छोटा सा पॉइंट वैसे बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा इसको ना. कई बार बच्चे फ्लो में गड़बड़ कर जाते हैं, हालांकि वो गलती नहीं है बट सिंबलाइज थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है. जैसे हम क्यू नॉट ऐसे लिख रहे हैं ना, लेकिन एक बार क्या होता है बच्चा जल्दीबाजी में ना ऐसे ये लिखा है उसको मालूम है पर कहीं बीच में ना ऐसे कर जाता है ऊपर. क्लियर? तो ये गलती मत कीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. हालांकि इससे कोई नंबर रिडक्शन नहीं है, ठीक है, लेकिन कोई कह सकता है q टू द पावर 0. आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, है ना. तो वहाँ शायद अगर कोई अड़ने वाला पर्सन है वो कहेगा ये तो 1 है, ठीक. तो ऐसी कोशिश कीजिए गलती ना हो.
ठीक है, ओके। नाउ cos 180 इज -1, फोर्स की वैल्यू ऊपर से गई है। कल वाला रिपीट करो और कुछ नहीं, जल्दी कर देते हैं क्योंकि आपको आ तो गया ही है ये। 1/4πε0 q नॉट x स्क्वायर dx और ब्रैकेट में हो गया -1, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, टोटल वर्क डन इन मूविंग q नॉट फ्रॉम B to A, ठीक है, in moving from B to A is WBA, ध्यान दे लीजिए, W सफिक्स में BA, इंटीग्रल R सफिक्स B से R सफिक्स A, लोअर लिमिट स्मॉल r है, अपर लिमिट स्मॉल r सफिक्स, सॉरी, लोअर लिमिट RB, अपर लिमिट RA, जहां से चला कहां तक आया, तो इनिशियल टू फाइनल। -1/4πε0, ये नेगेटिव साइन पहले लिख दिया, q नॉट अपॉन x स्क्वायर dx। फर्दर कल मैं समझा चुका हूं इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन, W सफिक्स BA इक्वल टू माइनस q नॉट अपॉन 4πε0, याद ही होगा आपको, यहाँ dx अपॉन x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा, समझा दिया, x टू द पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, सो हम डूइंग इट डायरेक्टली। ये इंटीग्रेट करके आ जाएगा बेटा -1 अपॉन x, लोअर लिमिट RB, अपर लिमिट RA। अनुष्का बेटा ये स्टेप क्लियर है आपको, मुझे डिटेल तो नहीं देनी? ओके, दैट्स गुड। चलिए आगे बढ़े। अब यहाँ ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे, तो स्ट्रेट अवे आई एम डूइंग इट हियर, जगह बदल रहा हूँ, ठीक है। सो WBA इक्वल टू q नॉट अपॉन 4πε0, वो नेगेटिव मैंने एब्जॉर्ब करा दिया, खत्म कर दिया, 1 अपॉन r सफिक्स a माइनस 1 अपॉन r सफिक्स b, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। डिनोमिनेटर में x है तो x को ये टॉप वाला रिप्लेस करेगा और x को ये बॉटम वाला रिप्लेस कर देगा। ये हो गया हमारा WBA, वर्क डन। अच्छा, अब ध्यान देने वाली बात, हमने बताया कि जो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सिर्फ कंजर्वेटिव फील्ड में डिफाइन होगा, जहां वर्क डन इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा, रास्ते पर डिपेंड नहीं करेगा। ये हमने वर्क डन निकाला है, q नॉट अपॉन 4πε0, ये सब कांस्टेंट्स हैं। लेकिन अगर बाकी बचा हुआ ब्रैकेट की टर्म्स देखें तो RA और RB है बेटा। RA और RB क्या है? RA और RB रिस्पेक्टिव डिस्टेंसेस हैं इसके, पॉइंट्स के विद रिस्पेक्ट टू प्लस q। सिर्फ डिस्टेंस डिपेंडेंस हुआ, मतलब जो लोकेशन है वो कितनी दूरी पर है उससे मतलब है, किस रास्ते से लेकर आए, घुमा कर लाए, सीधा लेकर आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दिमाग में आए कि सर व्हाट इफ वी ब्रिंग द q नॉट स्ट्रेट अवे बट यूजिंग अ कर्व्ड पाथ, ऊपर से घुमा के कर्व करके लेकर आए, तो कैसे हम निकालेंगे? तब हम क्या करते हैं, अगर हम कर्व लेते हैं तो पहले हम उस कर्व पे छोटा सा पॉइंट कंसिडर करेंगे, उस पर डालेंगे टेंजेंट, टेंजेंट से फोर्स का डायरेक्शन आएगा, फिर डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करेंगे छोटा सा, और वो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट नहीं आएगा, उस डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट लिया जाएगा फोर्स की डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि वर्क की पुरानी डेफिनेशन क्या है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो उस केस में एक्चुअली एंगल आएगा जो वहां एग्जिस्ट कर रहा है उस कर्व्ड पाथ में, ठीक है। तो उतनी डिटेल क्लास 12 के बच्चे के लिए नहीं होती, आप लोगों को सिर्फ ये छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो ये अपने आप में शो कर रहा है कि वर्क सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, उसे पाथ से कोई लेना देना नहीं है। स्ट्रेट अवे एक्सप्रेशन आ गया, लेकिन बच्चे को एक्चुअली देखिए, मान लीजिए उन्होंने क्वेश्चन पूछा हमारे से कि शो दैट वर्क डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल फाइनल पोजीशन एंड नॉट अपॉन द पाथ फॉलोड, तो बच्चा क्या करेगा? उसे याद ही नहीं है, क्योंकि उसने डेरिवेशन याद रखा हुआ है, उसको डेरिवेशन मालूम है वर्क कैसे निकलता है, अल्टीमेटली पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन क्या है, रिजल्ट क्या है, वो उसे याद है, वो ये लॉजिक भूल गया।
ये अपने आप में वो आंसर है जो उन्होंने पूछा कि वर्क सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। तो आपसे एग्जामिनर क्या चाह रहा है? आपसे एग्जामिनर, देखो जनरली बच्चे को हर क्वेश्चन मालूम होगा, वो कहेगा कि ये तो आता ही आता है, लेकिन अगर वो यहाँ आके रोक ले और अपने क्वेश्चन की वर्डिंग में चेंज कर दे, तो पूछा उसने सिलेबस से ही है। समझ आ गई बात? पूछा उसने सिलेबस से, बस आपको ध्यान रखना है कि आपको कहाँ अपनी बात खत्म करनी है। ठीक है, अगर वो कहें कि वर्क डन सिर्फ पोजीशंस पे डिपेंड करता है, पाथ पे नहीं, तो आप इसके बाद अपना कंक्लूसिव स्टेटमेंट लिखो और आपका टॉपिक यहीं एंड अप हो जाएगा। ठीक है जी, तो ध्यान रखिएगा, भूलना नहीं इस चीज को बेटा। इसके आगे कंटिन्यू कीजिए। बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ जी, ए और बी में से किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा? जो बोलो, ए का पोटेंशियल बी से ज्यादा होगा। रीजन, पॉजिटिव के जितना क्लोज जाते हैं वर्क उतना ज्यादा करना पड़ता है। ध्यान रखिए इन बातों को। ठीक है, तो V सफिक्स A माइनस V सफिक्स B इक्वल टू W BA अपॉन Q नॉट, ये डेफिनेशन है हमारी। अब हम WBA का वैल्यू ऊपर से रखेंगे, मैं डायरेक्टली कट कर दूंगा बेटा, Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा, जो आया वो है VA माइनस VB इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन RA माइनस 1 अपॉन RB। ठीक है, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स आपको कहाँ फंसाएंगे, कहाँ बच्चे को प्रॉब्लम में डालेंगे? वो कहेंगे कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग चार्ज। ठीक है, और बच्चे को पुराना डेफिनेशन याद है जी, वर्क का फॉर्मूला सर ने सिखाया था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इस चैप्टर में अगर बच्चा वही फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वाले लॉजिक्स पर स्टैग्नेंट रहेगा, ठीक है, तो वो आंसर गलत हो गए। ठीक, यहाँ अगर दो पॉइंट्स के बीच में चार्ज को मूव करना है और वर्क कैलकुलेट करना है, तो उसका लॉजिक ये रहा, उसका लॉजिक ये रहा। मैं यहाँ न्यूमेरिकल्स में इस लॉजिक को डायरेक्टली इस्तेमाल करूंगा वर्क निकालने के लिए। कैसे? ध्यान से देखिए, इस एक्सप्रेशन से वर्क डन किसके बराबर होगा? VA माइनस VB इंटू Q नॉट। मतलब पहले दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो और फिर उस पोटेंशियल डिफरेंस को उस चार्ज से मल्टीप्लाई करो जिसे मूव कराया जा रहा है। तो इसमें न्यूमेरिकल्स में ये पॉइंट्स याद रखने होंगे। यहाँ न्यूमेरिकल्स में वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से ढूंढने पर नहीं मिलेगा। सिंपल लॉजिक, वर्क डन पोटेंशियल इनटू चार्ज भी होता है और पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज भी होता है। बस ध्यान रखना होगा, चार्ज वो कंसिडर करना है जिसे खिसकाया जाता है, जिसे चलाया जाता है। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है, बाकी जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो इस बात को मैं रीइंफोर्स दोबारा करूंगा, ये मैंने पहले बताया था, यही लॉजिक याद रखना होगा। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आफ्टर दिस प्लीज write the conclusive statement. From above equation, it is clear that the potential difference between 2 points, depends only upon initial and final position. And not upon the path followed. ठीक है, that is path forward के बाद that is potential difference can be defined only in conservative field.
only in conservative field, and it shows that, ये आगे इसकी बात लास्ट में याद रखनी है, and it shows that electric field is conservative in nature. इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर, अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अब जब आपने क्लास 11th में वर्क, एनर्जी और पावर वाला चैप्टर पढ़ा था, तो वहां बच्चे को पहली बार कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बताया जाता है। क्लास 11th में आपने मैथमेटिकली प्रूव किया था कंजर्वेटिव नेचर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। टॉपिक रिमाइंड करा रहा हूं, क्लास 11 में कैसे किया था, कंजर्वेटिव नेचर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, सिर्फ वही रेस्ट्रिक्ट कर दिया था, बाकी यहां सिखाना था एक्चुअली। वहां आपको याद होगा कुछ ऐसा किया जाता है, एक स्टोन को डायरेक्टली पॉइंट ए से बी लेके जाते थे नीचे सीधा ऊपर, दूसरे केस में उसे एक इंक्लाइन प्लेन पे मूव करते हैं और हाइट उतनी रखते हैं, तीसरे केस में उसी हाइट पे लेके जाना है लेकिन सीढ़ी का मदद लेते हैं, स्टेयर केस का यूज करते हैं, और तीनों केसेस में अलग अलग वर्क कैलकुलेट करते थे हम ग्रेविटी के अगेंस्ट। उन तीनों केसेस में वर्क की वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी फोर्स कम्स आउट टू बी द सेम इन 3 केसेस। तो रास्ते अलग अलग थे लेकिन ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क की वैल्यू तीनों में क्या आई, सेम आई। इस पर डिपेंड करा वो कहां से चला कहां तक गया, बस रास्ता क्या उससे कोई लेना देना नहीं था। तो क्लास 11 में ग्रेविटेशनल फोर्स का कंजर्वेटिव नेचर प्रूव किया जाता है, और यहाँ हमने अभी अभी जो किया ये सब उसे कंक्लूसिव स्टेटमेंट में आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी कंजर्वेटिव नेचर की होती है। तो अगर एग्जाम में ऐसा आ जाए कि शो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर, तो यही पार्ट आपको करके दिखाना होगा और कुछ नहीं। तो सोचो एक ही टॉपिक अलग अलग नाम से, वो ये देखेंगे कि बच्चे ने जो पढ़ा है वो उसको कितने तरीकों से इलैबोरेटेड वे में इस्तेमाल करना जानता है। तो यही टॉपिक या तो रेड पीडे की फॉर्म में आया, या इलेक्ट्रिक फील्ड को कंजर्वेटिव प्रूव करना है, या शो करना है कि वर्क डन सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो एक ही टॉपिक मल्टीपल वेज में वो पूछेंगे, आपको ध्यान रखना है कि इन केसेस में आंसर इसी एक मेथड से निकल कर आता है। आई होप बात क्लियर हो गई है, ठीक है हितेश। चलिए, रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज राइट द नेक्स्ट हेडिंग। अनुष्का बेटा आपका कोई सवाल तो नहीं है? ओके, प्लीज पुट द नेक्स्ट हेडिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड एज ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। Electric field as a gradient of electric potential. Within bracket write relation between capital E and capital B. Relation between capital E and capital B. अच्छा, अब ये जो हमारा टॉपिक जो इसका फाइनल रिजल्ट आएगा, वो फाइनल रिजल्ट दो अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होगा। कई बार यूनिफॉर्म फील्ड होगी और कई बार नॉन यूनिफॉर्म होगी। तो यूनिफॉर्म में एक इस्तेमाल होगा, नॉन यूनिफॉर्म में उसी का दूसरा फॉर्म यूज करेंगे। दोनों फॉर्म्स की डिटेल याद दूंगा, याद जरूर रखना, भूलना नहीं, ठीक है। ओके, हमने रिलेशन निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ई और वी के बीच में, और आपने अगर हेडिंग पे ध्यान दिया हो तो फील्ड एज अ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। कल पोटेंशियल ग्रेडियंट का लॉजिक मैंने दिया था, चेंज इन वोल्टेज विद डिस्टेंस पोटेंशियल ग्रेडियंट, चेंज इन वेलोसिटी विद डिस्टेंस वेलोसिटी ग्रेडियंट, चेंज इन टेम्परेचर विद डिस्टेंस टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो रिकैप दे दिया कि क्या हमें करना है। अब ये होगा कैसे, उस बात को समझें। मान लीजिए मेरे पास एक चार्ज है प्लस क्यू किसी एक पॉइंट O पर। ये सारा जो याद रखना, जो भी स्टोरी है इसी चार्ज के इर्द गिर्द चलेगा। ओके, प्लस क्यू लोकेटेड एट पॉइंट O।
अब हमें मालूम है ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। मैंने इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक स्पेसिफिक पाथ कंसिडर कर लिया है और वो पाथ है सपोज ये एक्स एक्सिस। मैंने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसकी फील्ड ली, हालांकि ये वाई जेड सब जगह बनाएगा क्योंकि ये तो 3D में ऑब्वियसली अपनी फील्ड लाइंस को इलेबोरेट करता है, निकालता है। मैंने इसका एक पाथ कंसिडर कर लिया। अब इसकी इस फील्ड में मैंने 2 पॉइंट्स लोकेट किए, एक है ए और एक है बी। ए का डिस्टेंस है x, ठीक है, इससे ओ से, और बी का डिस्टेंस है x प्लस डी एक्स, ठीक है, ए का x और बी का थोड़ा सा ज्यादा x प्लस डी एक्स। क्लियर? ओके। अब आगे की बात, ए और बी में से ए का पोटेंशियल ज्यादा है, ये बात हम जानते हैं, और बी का क्या है, कम। दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, क्यों, आप ऑलरेडी अवेयर है इस चीज से। तो मैं मान लूंगा ए का पोटेंशियल है कैपिटल बी, ठीक है, और बी का पोटेंशियल मैं मान लूंगा बी माइनस डीवी। माइनस डीवी समझ गए, थोड़ा सा क्या कम, कितना कम, डीवी कम। तो अगर मैं ये रेशियो कंसिडर करूं डीवी अपॉन डी एक्स, अरे ये कंफ्यूज नहीं होना, सपोज ये है आपका 10 वोल्ट और ये है 8.5, तो 10 माइनस 8.5 तो कितना आ गया, 1.5। तो 1.5 इज दैट डीवी। तो मैंने 10 और 8.5 ना लेकर V और V माइनस dV कंसिडर किया, where dV is the small change in potential with the distance dx। इस गैप में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो dV है। तो अगर मैं यहाँ कैलकुलेट करूँ dV अपॉन dx, तो कल की डेफिनेशन के हिसाब से ये कौन होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट मिल जाएगा। अब वही पुराना लॉजिक फिर से, मान लीजिए हम B पर Q0 को रखते हैं, तो ये इसको जीने थोड़ी देगा, ये उसको भगाएगा यहाँ से कि आप यहीं नहीं रुक सकते भाई। अगर मान लीजिए इसी B पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कैपिटल E, ओके, तो इस वाले चार्ज पर फोर्स लगेगा Q0 E, ठीक है, Q0 E इज द फोर्स, और आप चाहें तो इसे F इक्वल टू भी कर सकते हैं। क्लियर? अब आप कहोगे सर हमें तो कंफ्यूजन हो गया, पहले आपने फोर्स लिखवाया 1/4πε0 Q Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर। अरे मैं उस बात पे अभी भी कायम हूं, कैसे, F इक्वल टू Q0, E क्या है, फील्ड ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज की फील्ड का मामला 1/4πε0 Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, और डिस्टेंस कौन है, x प्लस डी एक्स पूरे का होल स्क्वायर। वो क्या है ना, वो x प्लस डी एक्स लिखूंगा तो बच्चा और कंफ्यूज होएगा, तो उस काम को थोड़ा सा आसान बनाया, सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में कर दिया। और ये फोर्स का मामला एक्चुअली वही है, हमने बस डिस्टेंस में ना कंसिडर करके E की टर्म्स में कंसिडर कर लिया। एनी डाउट इन दिस? आसान है। फिर से हम इसे मूव करेंगे, कहाँ, B से A, थोड़ा और नजदीक लेकर आएंगे, ठीक है, ये रहा वो मूवमेंट, और इस छोटे से मूवमेंट का वर्क डन निकालेंगे। इतना मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि नेगेटिव साइन आएगा वर्क कैलकुलेट करते समय, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। यही डायग्राम बना लीजिए, फिर देखें कैसे प्रूव होता है। Thank you, Anushka. I've seen that.
लिखिए बेटा, ठीक है? चलिए प्लीज लेट अस कंसिडर charge plus q at point O, which is producing electric field along x-axis, which is producing electric field along x-axis. Full stop. Let there are 2 points, that there are 2 points A and B in its field at distances x and x plus dx, x and x plus dx from O. Full stop. Let capital V and V minus dV, let capital V and V minus dV are the potentials, of points A and B respectively. ठीक है? Full stop. Next line. The magnitude of force, acting on charge Q naught imagined at point B, is F equal to Q naught E. ये है वो फोर्स का फॉर्मूला, ठीक है? नेक्स्ट लाइन. स्मॉल वर्क डन in moving Q naught from B to A. Okay, from B to A. ध्यान दीजिए, WBA equal to F dx cos 180. ठीक है, F dx cos 180 वही पुराना. फोर्स की वैल्यू Q नॉट E की टर्म्स में रखी, dx एज इट इज और cos 180 बन गया -1. ठीक, फिर इसे रीअरेंज करके लिखा WBA अपॉन Q नॉट इक्वल टू माइनस E dx, इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, मैंने वही चीज वर्क निकाला, cos 180 को -1 रखा और Q नॉट को रीअरेंज कर दिया. ये सब एक सोच से किया जा रहा है. रीजन दे देता हूं. हमने देखो वर्क अपॉन चार्ज निकाला है, ओके, और वर्क अपॉन चार्ज एक्चुअली कौन होता है? या तो पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस. यहां बात हो रही है पोटेंशियल डिफरेंस की. कैसे जस्टिफाई हुआ? क्योंकि B और A है. अगर इन्फिनिटी टू A होता तो क्या कहते हैं हम? पोटेंशियल निकाल रहे हैं पॉइंट का. लेकिन वर्क साथ में BA है तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं B और A के बीच का. आई होप बात समझ आ रही है. तो जब भी कभी कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसके जो मोटोज होते हैं वो क्लियर होने चाहिए. हमने स्टार्टिंग में समझा दिया कि पोटेंशियल डिफरेंस हमें मालूम है, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं. तो जब पोटेंशियल डिफरेंस पता है तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आता है? वर्क अपॉन चार्ज से ही आता है, और कोई तरीका तो होता नहीं उसको निकालने का. तो हमने अप्लाई वही मेथड किया और अपने आप को ऐसे एक्सप्रेशन पे आए जो आगे मेरी मदद करेगा. इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया. आगे लिखिए प्लीज. बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस,
by definition of potential difference. ठीक है, क्या है पुराना W बी ए अपॉन क्यू नॉट इक्वल टू बी ए माइनस बी बी, है ना? ये तो डेफिनेशन है, अभी पीछे भी इस्तेमाल करी थी, यही लिखी थी, यहाँ ना लिख के यहाँ इस्तेमाल करें. ओके, अब आगे की बात, W बी ए अपॉन क्यू नॉट. स्टेटमेंट में आप ऑलरेडी मेंशन कर चुके हो कि ए के पोटेंशियल को आपने V माना और B वाला उससे थोड़ा सा कम है. ठीक है, तो वैल्यू रखता हूं V सफिक्स A के प्लेस पे V माइनस VB के प्लेस पे V माइनस BB. फर्दर W BA अपॉन Q नॉट इक्वल टू dV, इक्वेशन नंबर 2. आई होप ये राइट हैंड साइड dV कैसे बन गया क्लियर हो गया होगा, है ना? ब्रैकेट खोलेंगे, V से भी कट जाएगा, ये माइनस में इस dV को पॉजिटिव बना दिया तो dV लिख दिया मैंने सीधा सीधा. इक्वेशन नंबर 1 और 2 तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए सेम है, तो उसकी राइट हैंड साइड भी कंपेयर कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट लाइन, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2. जी यहाँ आ गया, इसके बाद अब कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2. इन दोनों कंपेयर करें तो हम लिखेंगे माइनस ई डी एक्स इक्वल टू डी वी, माइनस ई डी एक्स इक्वल टू डी वी, और लास्ट में E इक्वल्स माइनस डी वी अपॉन डी एक्स. ये एक हमारा रिलेशन आ गया, E इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी एक्स. अब पता है दिखने में सिंपल सा एक्सप्रेशन है E इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी एक्स, पर ये अपने आप में बहुत कुछ एक्सप्लेन करता है. वही एक्सप्लेनेशन समझना और कोशिश करना कि याद भी रह जाए. जैसे ये जो निकला इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट साइड में कौन है? dV अपॉन dx. क्या बोलते हैं इसको? पोटेंशियल ग्रेडियंट. अगर कभी ये dV अपॉन dr दिखे ना तो घबराना नहीं कि सर ने गलत कर दिया. समझ आ गई बात? क्यों भाई, उन्होंने डिस्टेंस r और dr माना होगा, मैंने x और dx मान लिया. अगर कोई बच्चा इसे y एक्सिस में लेके चलता, वो y और dy लेके चलता, z और dz लेके चलता, वो तो आप पे डिपेंड करता है ना, आप क्या सिंबल मान रहे हैं. मैं x में इंटरेस्टेड हूँ, मैंने x को कंसिडर कर लिया. तो dV अपॉन dx ये कौन है? पोटेंशियल ग्रेडियंट. तो रिलेशन क्या बना? इलेक्ट्रिक फील्ड, हितेश सुन ध्यान से पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या खाली पोटेंशियल वर्ड इस्तेमाल कर दो. स्टेटमेंट रटा थोड़ी भाई, जो दिखा उसको हमने बना दिया. ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है, बता रखा है सर ने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल. अब फिर एक क्लॉज आता है कि सर ये नेगेटिव साइन का क्या रोल है यहाँ, ध्यान रखना. नेगेटिव साइन सजेस्ट दैट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस. आई रिपीट, फील्ड की डायरेक्शन में हमेशा पोटेंशियल डिक्रीज होगा. ये नेगेटिव साइन सिग्निफाई कर रहा है. ये बात मैं दोनों टाइप के चार्जेस के बेस पर कह सकता हूं. जैसे प्लस लिया, आपको मालूम है प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उधर ही जाएंगी जहां मेरा हाथ चल रहा है या नहीं? ओके, और ए का पोटेंशियल बी से क्या है? ज्यादा, बी का क्या है? कम. तो फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है. ए का ज्यादा, बी से कम. ठीक है, यही चीज नेगेटिव पर भी एप्लीकेबल है. कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा कैसे नेगेटिव में नहीं होगा. ऐसा अगर मान लीजिए ये सोर्स चार्ज नेगेटिव होता, ठीक है, मैं फिर से 2 पॉइंट्स कंसिडर करता, एक लेता ए, एक लेता बी. आपको मालूम है क्या कि नेगेटिव चार्ज के जितना नजदीक जाते हैं उतना पोटेंशियल कम होता है.
ये बात मैं बता चुका हूं आपको पहले। तो यहां क्या है, ए का पोटेंशियल बी से क्या है, कम है। यहां ए का ज्यादा बी का कम, लेकिन नेगेटिव के केस में ए का पोटेंशियल कम और बी का ज्यादा। और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, याद होगा आपको, वो तो इनवर्ड है। फील्ड की डायरेक्शन अंदर आती है, नेगेटिव तो अपनी तरफ बुलाता है फील्ड लाइंस को। क्लियर? तो ये लॉजिक दोनों पे लगा। इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस। ये नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस है। कई बार सीधा एक्सप्रेशन दिया, electric field is a negative gradient of potential. What the negative sign signifies here? Just one mark. तो जिसको पता है कि फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज होगा तो आराम से स्टेटमेंट को लिखेगा और अपना मार्क बना लेगा। जब भी कभी टॉपिक खत्म होता है तो उनके कंक्लूसिव पॉइंट्स को हमेशा याद रखिए, वहां से कंसेप्चुअल क्वेश्चन बना के आपको बताएंगे और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए अनुष्का बेटा, ये क्लियर है नेगेटिव साइन? That's good. Good to see that बेटा। चलिए इसके आगे कंक्लूड करूंगा अभी, पहले यहाँ तक पहुँच जाइए अगर नहीं पहुँचे तो। थैंक यू। चलिए ठीक है, प्लीज कंक्लूड करें इस बात को। द क्वांटिटी dv अपॉन dx, द क्वांटिटी dv अपॉन dx is rate of change of potential with distance. And is called potential gradient. And is called potential gradient. Next line, inverted comma begin. The electric field intensity. The electric field intensity at any point in an electric field, at any point in an electric field in a given direction, is equal to negative gradient of potential in that direction. ठीक है, नेक्स्ट लाइन, द नेगेटिव साइन, ये इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दीजिएगा बेटा ऊपर, ठीक है। द नेगेटिव साइन सिग्निफाइज दैट in the direction of electric field the potential decreases. In the direction of electric field the potential decreases. अच्छा जी, आपको याद होगा हमने जब चैप्टर पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड पहले वाला, ओके, तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट बताई थी न्यूटन पर कूलम, फोर्स अपॉन चार्ज के बेस पर न्यूटन पर कूलम, और बगल में एक और यूनिट लिखवाई थी वोल्ट पर मीटर। पुराने नोट्स खोल के देखना आपको पता चल जाएगा, वोल्ट पर मीटर भी लिखवाया, वहाँ उसका प्रूफ नहीं था, ये रहा उसका प्रूफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस, तो वोल्ट पर मीटर। ओके, आगे लिख लीजिए प्लीज, फ्रॉम अबव SI unit of capital E is volt per meter, Vm -1, ठीक है।
ओके, अब आगे की बात जो याद रखने वाली, ये तो याद रखोगे भाई, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मान लीजिए मेरे पास कुछ ऐसा है, सपोज आई हैव 2 प्लेट्स, ठीक है, टेढ़ी तो नहीं बनी हुई, टेढ़ी बनी हुई, थैंक यू। अभी देखिए, ओके, आई हैव 2 प्लेट्स, सपोज दोनों के ऊपर जो पोटेंशियल है, एक का पॉजिटिव और एक का नेगेटिव, एक को हमने प्लस चार्ज दिया और एक को माइनस चार्ज दिया, ठीक है। अब बता चुका हूँ, प्लस का मतलब होता है हाई पोटेंशियल और माइनस का मतलब होता है लो पोटेंशियल। ये हो गया V1 और इसका पोटेंशियल V2 मान लिया हमने। मान लीजिए इनके बीच का गैप है स्मॉल d, दो प्लेट्स के बीच का, और आप ऑलरेडी अवेयर हैं प्लस से माइनस की तरफ फील्ड लाइंस भी जाती हैं, तो यहाँ मैंने वो फील्ड लाइंस भी बना दिया, ठीक है। तो फील्ड लाइंस अलग कलर से शो कर दिया ताकि याद रहे, ये रहा फील्ड लाइंस। पहले कई बार बता चुके हैं, ये फील्ड लाइंस प्लेट्स के बीच में पैरेलल बनाते हैं, जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ फील्ड लाइंस, फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है बिटवीन द प्लेट्स, ये बीच में ई लिख दिया मैंने। ये यूनिफॉर्मिटी बीचों बीच होगी, पेरिफेरल रीजन में नहीं होगा। अगर हम कॉर्नर्स पे जाते हैं तो यहाँ कॉर्नर वर्ड इस्तेमाल करना गलत होगा, ठीक है। कोई कॉर्नर तो होता है एक कमरे का कॉर्नर, वो कॉर्नर, ये क्या है, पेरिफेरी, जो एंडिंग जोन्स होते हैं, ठीक है ना। तो पेरिफेरल जोन्स में फील्ड लाइंस कर्व हो जाती हैं। तो यूनिफॉर्मिटी इज ओनली वेल विद इन द प्लेट्स। यहाँ हम लिख सकते हैं इसी के बेस पर क्या, E इक्वल टू V1 माइनस V2 अपॉन D, समझ आ गई, V1 माइनस V2 अपॉन D, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, E इक्वल टू V बाय D, जहाँ V1 माइनस V2 को मैंने V कह दिया, भाई कुछ भी वैल्यू आएगी, 15, 20, 25 जो भी है वो कैपिटल V होगी। एनी डाउट इन दिस? तो एक तो रिलेशन ये हो गया और एक रिलेशन ये हो गया, कौन सा कहाँ इस्तेमाल होगा अब वो दिमाग में बिठाना है। क्या, जब भी कभी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यूनिफॉर्म, तो आप इस्तेमाल करेंगे E इक्वल टू V बाय D। जब भी कभी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो आप यूज करेंगे E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dx। कुछ टिपिकल केसेस बताऊंगा जिसमें बच्चा आंसर गलत कर देता है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं लेके चलता हूँ। मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो आपके हिसाब से उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की क्या वैल्यू होगी, ठीक। तो बच्चे को ये याद रहता है कि सर ने सिखाया था E इक्वल टू dV अपॉन V अपॉन D। सर ने क्या पूछा, कहीं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो वहाँ पोटेंशियल क्या होगा, तो बच्चा ना ये याद रखता है, 0 इक्वल टू V अपॉन D, तो लिख देगा V इक्वल टू 0, क्योंकि 0 इंटू D 0 हो गया, ठीक है। और वो आंसर गलत है एक्चुअली, ठीक है। ये तब लगेगा जब फील्ड क्या होगी, यूनिफॉर्म, बाकी कहीं नहीं लगता। जो क्वेश्चन हमने पुट अप किया उसका आंसर एक्चुअली होता है V इज कांस्टेंट। अगर कहीं फील्ड 0 है तो वहां पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। कैसे जस्टिफाई हुआ, इससे, इसे रख दिया 0, तो क्या लिखा आपने, ध्यान से देखो, 0 इक्वल टू माइनस dV अपॉन dx, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ V विद रिस्पेक्ट टू x इज व्हाट, 0। और आपको मालूम है जिसका डिफरेंशिएशन 0 होता है वो अपने आप में क्या होती है, कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। तो जहां फील्ड 0 वहां पोटेंशियल कांस्टेंट। 0 लिखकर पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे वो नहीं करना, ठीक है। तो यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, 2 डिफरेंट केसेस टू बी रिमेंबर्ड, ठीक है। डायग्राम बना के ये कंप्लीट करो, फिर एक छोटी सी लाइन और लिखकर मैं आज की क्लास एंड करूंगा। प्लीज यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म कॉन्सेप्ट मत भूलना।
यहाँ मैंने V1 माइनस V2 को V माना है। ये यूनिफॉर्म में इस्तेमाल करेंगे और ये वाला नॉन यूनिफॉर्म में यूज करेंगे। Thank you with that, seen that. ओके, बस जाते आते एक सवाल और, ठीक है। नाउ आई हैव शोन पैरेलल एरोज, ठीक है, और पैरेलल एरोज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, बात आप जानते हैं, ठीक है। ये मैंने एरोज बनाकर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दी। अब मैं इस फील्ड में 3 पॉइंट्स कंसिडर कर रहा हूँ। आपका आंसर क्या होगा मुझे बताना जरूर। हमने इस फील्ड में 3 पॉइंट्स लिए, सपोज लिया एक ए, एक लिया बी और एक लिया सी। ये इससे लेना देना नहीं है, नीचे रब कर दो भाई, तो अच्छा बाद में, ठीक है। ओके, हमने फील्ड लाइन बनाई और इस यूनिफॉर्म फील्ड में 3 पॉइंट्स लिए ए, बी और सी। ए का पोटेंशियल बी है, बी का वी बी, सी का वी सी। आपके हिसाब से इन तीनों में से कौन सा सबसे ज्यादा है और कौन सा सबसे कम? अरे पढ़ा चुका हूं। ए का पोटेंशियल क्या है? ज्यादा, और सी का क्या है? सबसे कम। आदित्य कैसे? नहीं समझ आया? अरे यार तो डी भाई, तो आपने मतलब मेरा वो स्टेटमेंट सुना ही नहीं। नेगेटिव साइन क्या सिग्निफाई करता है? नेगेटिव साइन क्या सिग्निफाई करता है? कि फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल हमेशा घटता है। तो सोचो एक छोटा सा स्टेटमेंट है और आपने पढ़ा है, आपको मालूम है, वही तो लगा। फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल हमेशा रिड्यूस होगा। तो ए का पोटेंशियल सबसे ज्यादा और फील्ड की डायरेक्शन में बढ़ोगे तो पोटेंशियल घटता चला जाएगा। तो ग्रेटर ग्रेटर वी ए ग्रेटर देन वी बी ग्रेटर देन वी सी। तो सोचिए, देखो यही तो करना है ना, दिमाग को इलैबोरेट करना है। पढ़ा है, ठीक है, लेकिन कहाँ लगाना है? देखो ऑलरेडी लॉजिक जानते थे, लेकिन अब मैंने आंसर क्लियर कर दिया। इसने बताया कि सर ये आंसर है, तो आपको ही बात समझ आ गई। यही डेवलप करना है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। थैंक यू अनुष्का।